Hello everyone, welcome to our channel ACUET with Education Hotspot and here in this video हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सोशोलॉजी की MCQ सीरीज़ को। पिछली मैराथन वीडियो में हम लोगों ने 18 MCQ डिस्कस कर लिए थे। यहाँ पे हम 19th MCQ से बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपके स्टैटिक रहने वाले हैं, राइट। हम लोग यहाँ पे जो है वो जो प्रिपरेशन करेंगे वो स्टैटिक प्लस आपके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन प्लस रीजनिंग असर्शन, इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन स्टैटिक हैं और ऐसे चैप्टर से भी हैं जो आपके 12th में ओमिटेड थे, लाइक ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज, मास मीडिया, इंडिया डेमोक्रेसी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल चेंज नाम से चैप्टर है। ये सब CUET में इंक्लूडेड है, बट ये आपके 12th के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं था, तो वहाँ के कुछ क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं सो दैट आप लोग एक मतलब एग्जाम से पहले अपने जो टॉपिक्स आप लोगों ने अनटच थे उनकी अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। तो देखते हैं यहाँ पे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, दैट व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। आप पहले थोड़ा सा पॉज करेंगे एंड एक बार खुद से आंसर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप लोग एट द एंड वीडियो पे कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना स्कोर जो है वो यहाँ पे आया और कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए। मैं तो आंसर बताऊंगी ही, बट वीडियो पॉज करके एक बार आप लोग आंसर करेंगे। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद द क्लासमेट, विद योर फ्रेंड्स जो अपकमिंग सोशोलॉजी का एग्जाम देने वाले हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुँच पाए और उनके इनपुट और उनका जो डाउट है वो भी यहाँ पे आ सके, ताकि हम लोग और ज़्यादा कंटेंट कवर कर पाएँ, राइट। सो व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स की बात करें तो आपके और मेरे बीच में, पब्लिक के बीच में ये आया था 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम लोग रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। अब एक वर्ड है केम इनटू फोर्स और एक वर्ड है कि कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कब हुआ। मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में हमारी जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उसे 2 साल 11 महीने और अराउंड 18 डेज लगे थे, राइट। तो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिख के जो कंप्लीट हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और हर साल हम लोग 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं, राइट। सो 26 नवंबर इज़ द डेट जब वो कंप्लीट हुआ, अडॉप्ट किया गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए केम इनटू फोर्स तो आंसर होगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब ये असेंबली बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए कि आप लोग बैठिए और अपना एक रूल बनाइए। तो असेंबली बनी, पहली मीटिंग हुई तो एक पर्सन चाहिए जो उस मीटिंग को लीड करेगा, जो उसको हेड करेगा। सो हेड करने के लिए वहाँ पे बोला गया कि हमें एक प्रेसिडेंट चाहिए। तो फर्स्ट मीटिंग में जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे कि अभी जो हमारे यहाँ पे सीनियर पर्सन है उसको बिठा दीजिए हाउस की फंक्शनिंग को कंडक्ट करने के लिए। और अगली जब हाउस की मीटिंग हुई तो इलेक्शन से आपने अपने प्रेसिडेंट को चूज़ कर लिया, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। तो पहले जो फर्स्ट मीटिंग में जो पर्सन प्रेसिडेंट बने थे वो थे आपके टेम्परेरी प्रेसिडेंट, राइट, जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगली मीटिंग में इलेक्शन के थ्रू जो बने वो थे परमानेंट प्रेसिडेंट, जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे जाके ये हमारी कंट्री के भी पहले प्रेसिडेंट जो है वो बने थे। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो हुआ। पहला सेशन कब हुआ? देखिए 1946 में आया था कैबिनेट मिशन प्लान, जिसके थ्रू ब्रिटिशर ने आपको परमिशन दे दी थी कि आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो लिख लीजिए, आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट कर दीजिए, एक असेंबली का गठन कर लीजिए, एक असेंबली फॉर्म कर लीजिए। तो कैबिनेट मिशन प्लान ने हमें परमिशन दी, तो हमने एक असेंबली क्रिएट करी और असेंबली की जो पहली मीटिंग थी वो थी 9 दिसंबर 1946 को। अगली 11 को, फिर 13 को, इस तरीके से मीटिंग हुई, बट फर्स्ट मीटिंग जो थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप लोग बना लीजिए, ये ब्रिटिशर ने आपको परमिशन दी थी, किसके थ्रू? कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946 में आया था। क्लियर? लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हें हम लोग फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इन्हें हम लोग, बहुत से स्टूडेंट को आंसर माइंड में भी आ गया होगा, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं। तो अगर चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछे, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी पूछे, राइट, सो आपका आंसर होगा सेम। आई होप अब तक सबने आंसर कर दिया होगा। द आंसर इज डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट इज लैंडलेस। मैं थोड़ा स्पीड में ही चल रही हूँ बिकॉज ये थोड़े से डायरेक्ट क्वेश्चन है। लैंडलेस माइग्रेंट वर्कर्स, जो लैंडलेस माइग्रेंट वर्कर हैं, राइट, वर्कर्स हैं, माइग्रेंट हैं, एक जगह से दूसरी जगह गए हैं और उनके पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस हैं वो, राइट। तो उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम लोग, मैं डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ, फुट लूज लेबरर कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं फॉर द सर्च ऑफ द वर्क एंड दे डोंट हैव द लैंड, उनके खुद के पास वहाँ पे लैंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज अ सिचुएशन इन विच ऑल रिलीजन एंड बिलीव्स आर कंसीडर्ड इक्वल। जहाँ पे आप सारे रिलीजन्स को इक्वल ट्रीट कर रहे हो, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल एंड सबका अपना कोई स्पेसिफिक किसी रिलीजन को वैल्यू और इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। सो दैट कंसेप्ट इज सेक्युलरिज्म।
नेक्स्ट, इंडिया में इमरजेंसी कब लगी? देखो इंडिया में इमरजेंसी बहुत बार लगी है, 1962 इंडिया चाइना वॉर के टाइम पे भी लगी है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिए अगर उसके हिसाब से देखें तो दिस वाज द टाइम जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी जो है वो इम्पोज की थी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी अप्रूव की थी एंड द एग्जैक्ट डेट वर 25 जून 1975। 1977 अराउंड तक कंटिन्यूशन में चली, 77 में अगले इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में आईएनसी की हार हुई थी एंड आपकी अपोजिशन पार्टी ने सरकार यहाँ पे बनाई थी और इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो बने थे मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ द पॉपुलेशन चेंज? मतलब पॉपुलेशन चेंज हो रही है, देखिए डेमोग्राफी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन जब आपकी पॉपुलेशन में न्यूमेरिक चेंज आ रहा है, इतने से इतनी बढ़ गई, इतने परसेंटेज बढ़ गई, इतने मेल बढ़ गए, इतने फीमेल बढ़ गए, मतलब जब आप न्यूमेरिक लेवल की बात करो तो वो कौन सी डेमोक्रेसी होती है? तो वो आपकी दो टाइप ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ पे बताई गई है सिलेबस में, फॉर्मल एंड सोशल। सो यहाँ पे हमारी वो जो डेमोक्रेसी होती है वो होती है फॉर्मल डेमोग्राफी। फॉर्मल डेमोग्राफी में हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं, सोशल में हम सोशल डायनेमिक्स की बात करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज फादर ऑफ सोशलिज्म? सिंपल सा आंसर है फादर ऑफ सोशलिज्म, देखिए अगस्त कॉम्टे तो फादर ऑफ सोशोलॉजी हैं, एडम स्मिथ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं या कैपिटलिज्म आप बोल सकते हो, कैपिटलिज्म की बात ये करते थे। तो यहाँ पे जो कार्ल मार्क्स हैं वो कैपिटलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट थे और सोशलिज्म और उसका भी एक्सट्रीम फॉर्म कम्युनिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करके चलते थे। क्लियर? फादर ऑफ सोशलिज्म कौन हो गए? कार्ल मार्क्स। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग ये देख लेते हैं। अच्छा 30 क्वेश्चन है, ओके 30 क्वेश्चन तक हम कवर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू एमएनसी? एमएनसी को मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी वो कंपनी जो दो या दो से ज़्यादा जगह पे ऑपरेट कर रही है, दो या दो से ज़्यादा कंट्री में उसकी फंक्शनिंग देखने को मिलती है। मल्टीनेशनल कंपनी को ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन भी बोला जाता है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखो वो कह रहा है कि गलत कौन सी है ये बताना है, सही नहीं बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट इट स्टैंड फॉर मल्टीनेशनल कंपनी, बिल्कुल करेक्ट। इसको टीएनसी भी बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट। ये दो या दो से ज़्यादा नेशन में ऑपरेट करती है, बिल्कुल करेक्ट। ये हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है होस्ट कंट्री पे, नहीं, इसके पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं, तो ऑलवेज नेगेटिव। ये स्टेटमेंट एक्सट्रीम है तो ये गलत हो जाएगी। इट हैज़ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द होस्ट कंट्री, तो इसलिए आपका यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सोशल मोबिलिटी के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? देखिए मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, सोशल मतलब सामाजिक रूप में, मूवमेंट मतलब यहाँ पे फिजिकल मूवमेंट की बात नहीं कर रहा कि आप दिल्ली से बॉम्बे चले गए हैं, इट इज़ नॉट अबाउट दैट। इट इज़ जो आपकी सोशल हिरार्की होती है, सोशल हिरार्की जो समाज में डिवीज़न होता है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास के बेसिस पे भी हो सकता है, वो अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास के बेसिस पे भी हो सकता है, मतलब कास्ट बेसिस पे भी हो सकता है, क्लास बेसिस पे भी हो सकता है। तो जब भी आपकी इन हिरार्की में मूवमेंट होती है, एक इंसान यहाँ नीचे लेवल से ऊपर लेवल पे मूव कर रहा है, ऊपर से नीचे लेवल पे मूव कर रहा है, तो दैट कंसेप्ट इज नोन एज सोशल मोबिलिटी, मूवमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम वन सोशल पोजीशन टू अनदर सोशल पोजीशन। सोशल लेवल पे, सोशल हिरार्की में जब आपकी प्लेस मूव होती है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, मूवमेंट बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ सोशल हिरार्की, इमिटेटिंग द कल्चर ऑफ अपर कास्ट बाय लोअर क्लास, ये तो संस्कृताइजेशन होता है, लॉ एंड पॉलिसी चेंज होने से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, लाइसेंसिंग सिस्टम को हटाने को तो लिबरलाइजेशन कहते हैं। तो सोशल मोबिलिटी हो गया मूवमेंट बिटवीन द डिफरेंट लेयर ऑफ द सोशल हिरार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ग्रीन रिवोल्यूशन? इनकरेक्ट। ग्रीन रिवोल्यूशन में आपने हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स इंट्रोड्यूस करी थी क्योंकि इंडिया की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। ये आप लेके आए थे जो मेनली राइस एंड व्हीट, सारी क्रॉप्स के लिए सूटेबल नहीं था, बट राइस एंड व्हीट में इसने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया था। कुछ एरिया, कुछ स्टेट, देखिए ये इसमें ग्रीन रिवोल्यूशन में जो आप सीड्स लाए थे ना, इनको वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती थी, दे रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती थी। इसकी वजह से जो एरिया वाटर के नियर बाय वहाँ इरिगेशन फैसिलिटी थी, तो कुछ एरिया तो कुछ स्टेट तो ग्रोथ कर गए, कुछ स्टेट बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए और कुछ बिल्कुल भी नहीं कर पाए थे। तो कुछ स्टेट बहुत वेल्दी हो गए, कुछ नहीं हो पाए, तो ये एक डिफरेंसेस आ गया था स्टेट्स के बीच में यहाँ पे, राइट। ये इंडिया एंड रशिया का जॉइंट वेंचर, मतलब रशिया की हेल्प ली थी हमने इसमें। रशिया के एक प्रोफेसर थे नॉर्मन बर्लो और इंडिया से थे MS स्वामीनाथन, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी इन इंडिया भी बोला जाता है। तो MS स्वामीनाथन एंड रशिया से नॉर्मन बर्लोग, ये लोग जो थे उन्होंने एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था इन सीड्स को इंट्रोड्यूस करने में। तो फर्स्ट कह रहा है इट इंट्रोड्यूस हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड रशिया, बिल्कुल सही बात है। इसने इंडिया को सेल्फ रिलायंस बना दिया और इंक्रीज़ कर दी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है, राइट।
इट रिजल्ट इन रीजनल इनइक्वालिटी। अच्छा, ये स्टेटमेंट ही गलत हो गई। हाँ, इक्वालिटी आना चाहिए था, इनइक्वालिटी नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इक्वालिटी के बेसिस पे अभी देखा जाए तो ये चारों ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन गलत दे दिया गया है यहाँ पे आप लोगों को, बट अदरवाइज इक्वालिटी नहीं क्रिएट की थी इसने, रीजनल इनइक्वालिटी क्रिएट की थी। तो आई होप ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। अब ऐसा नहीं है ग्रीन रिवोल्यूशन मैंने यहाँ ले लिया तो आगे नहीं लेंगे, मैं आगे फर्दर क्वेश्चंस में और भी ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक इंक्लूड करूँगी, ताकि हर तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाए, लाइक रीजनिंग असर्शन फॉर्म में, वन वर्ड फॉर्म में, राइट। So this is about the part second of the sociology MCQ series. Next वीडियो में मिलते हैं with some other questions, and if you are liking the video then do like, कमेंट करके बताएंगे, एंड इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करेंगे, ताकि एग्जाम से पहले, देखिए डेट्स काफ़ी हद तक आउट, मतलब अब टाइम पे होना है एग्जाम, टाइम बहुत कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करना है, एंड दैट डिपेंड कि आप लोगों का कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है, उस बेसिस पे हम थोड़ा सा और एक्टिवली और ज़्यादा जोश के साथ, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ यहाँ पे कंटेंट कवर करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।